यह कहानी है सूरजपुर नाम के एक छोटे से और प्यारे से गांव की। उसी गांव में गोपाल नाम का एक मेहनती और सीधा सादा नौजवान अपनी पत्नी राधा और अपनी नन्ही सी प्यारी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। उनका परिवार भले ही छोटा था, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार किसी भी दौलत से कम नहीं था। एक दिन सुबह सुबह गोपाल अपनी पत्नी राधा के पास बैठा था। राधा कई दिनों से बीमार थी और चारपाई पर लेटी हुई थी। सुनो राधा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से कुछ आराम है या नहीं? अभी तो कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा जी। बस भगवान से यही दुआ है कि जल्दी ठीक हो जाऊं। मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी बातें मत किया करो राधा, तुम ठीक रहोगी तभी तो ये घर खुश रहेगा। मैं सब संभाल लूंगा। इतने में पास बैठी नन्ही गुड़िया अपने पिता का हाथ पकड़कर मासूमियत से बोली, पापा, मम्मी कब तक ठीक हो जाएंगी? मैं फिर से मम्मी के साथ खेलूंगी ना? गुड़िया की बात सुनकर गोपाल की आंखें नम हो गईं। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा बहुत जल्दी तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम बस भगवान से उनके लिए दुआ किया करो। तभी बाहर से किसी के जोर जोर से पुकारने की आवाज आने लगी। अरे ओ गोपाल, बाहर निकल। कब तक घर के अंदर बैठा रहेगा? आज मुझे खाली हाथ वापस नहीं जाना है। ये आवाज सुनते ही गोपाल, राधा और गुड़िया तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गोपाल समझ चुका था कि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मुरारी सेठ की है। गोपाल तुरंत के तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुरारी सेठ गुस्से से गोपाल की तरफ देखते हुए खड़ा था। उसके साथ आए दोनों आदमी भी अकड़ कर खड़े थे। आसपास कुछ गांव वाले भी तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। बहुत हो गई तेरी बहानेबाजी गोपाल। तेरे बाप ने मुझसे पूरे 50,000 रुपए उधार लिए थे। आज तक एक पैसा वापस नहीं मिला। आज या तो मेरे पूरे पैसे लौटा दे या फिर ये घर खाली कर दे। सेठ जी, मैं आपकी एक एक पाई पाई लौटाऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए। राधा कई दिनों से बीमार है, उसके इलाज में जो कुछ था सब खर्च हो गया। मैं मेहनत करके आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। मुझे तेरी मजबूरियों से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए। अगर आज पैसे नहीं दे सकता तो ये घर छोड़ दे। इतने में राधा भी सहारा लेकर धीरे धीरे बाहर आ गई। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। सेठ जी, मेरी बीमारी की वजह से ही हम पैसे नहीं दे पाए। भगवान के लिए हमें थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता। अगर शाम तक ये घर खाली नहीं हुआ तो मेरे आदमी तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक देंगे। इतना कहकर मुरारी सेठ गुस्से में वहाँ से चला गया। उसके जाते ही घर के बाहर सन्नाटा छा गया। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी गोपाल की बेटी गुड़िया बोली, पापा, क्या हम अपना घर छोड़ देंगे? फिर हम कहाँ रहेंगे? डरो मत बेटा, भगवान ने जब हमें जन्म दिया है तो रहने का कोई न कोई रास्ता भी जरूर देगा। गोपाल अंदर गया। उसने घर में चारों तरफ नजर दौड़ाई। इसी घर में उसकी बचपन की यादें थीं। इसी आंगन में उसकी बेटी ने पहला कदम रखा था, लेकिन आज मजबूरी उससे सब कुछ छीन रही थी। उसने धीरे धीरे जरूरी सामान एक पुराने कपड़े में बांधा। राधा ने नम आँखों से घर की चौखट को छुआ। गुड़िया बार बार अपने छोटे से घर को पीछे मुड़कर देख रही थी। तीनों ने भारी मन से सूरजपुर छोड़ दिया। वे बिना मंजिल जाने बस आगे बढ़ते जा रहे थे। कई घंटे पैदल चलने के बाद राधा की तबीयत फिर बिगड़ने लगी और गुड़िया भी भूख से परेशान होकर रोने लगी। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। तभी हवा के साथ कहीं से मसालेदार मटन चावल की लाजवाब खुशबू उनके पास पहुंची। गोपाल ने सिर उठाकर सामने देखा। थोड़ी ही दूर एक गांव दिखाई दे रहा था। गांव के बाहर सड़क किनारे एक ठेले से मसालेदार मटन चावल की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। तीनों बिना देर किए उसी ठेले की ओर बढ़ने लगे। ठेले पर लगभग 60 साल के एक बुजुर्ग बड़े प्यार से ग्राहकों को गर्मा गर्म मसालेदार मटन चावल परोस रहे थे। उनके चेहरे पर सादगी और अपनापन साफ झलक रहा था। वो थे रामू काका। रामू काका ने जैसे ही गोपाल, राधा और गुड़िया को देखा, वे समझ गए कि तीनों कई घंटों से भूखे और थके हुए हैं। आओ बेटा, पहले बैठ जाओ। लगता है बहुत दूर से आए हो, पहले थोड़ा पानी पी लो। काका, सच कहूँ तो हमें बहुत भूख लगी है, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए एक भी रुपया नहीं है, इसलिए हम बिना खाए ही आगे निकल जाएंगे। अरे पगले, भूख से बड़ा कोई दुख नहीं होता। पहले पेट भरकर खाना खाओ, पैसों की चिंता बाद में करना। इतना कहकर रामू काका ने 3 प्लेटों में गर्मा गर्म मसालेदार मटन चावल परोसे और उनके सामने रख दिए। गुड़िया ने जैसे ही पहला कौर खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वाह, कितना स्वादिष्ट है। पापा,
मैंने इतना अच्छा खाना पहले कभी नहीं खाया। अच्छा लगा बेटा, जितना मन करे उतना खाओ, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। राधा और गोपाल की आंखें नम हो गईं। कई दिनों बाद किसी अनजान इंसान ने उन्हें अपनेपन का एहसास कराया था। खाना खत्म होने के बाद रामू काका ने प्यार से पूछा, अब बताओ बेटा, तुम लोग कौन हो और इस हाल में यहाँ कैसे पहुँचे? गोपाल ने बिना कुछ छिपाए अपनी पूरी कहानी सुना दी। पिता का कर्ज, राधा की बीमारी, मुरारी सेठ की बेदर्दी और घर छोड़ने की मजबूरी, सब कुछ सुनकर रामू काका कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने गोपाल के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। मेरा भी इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो आज से तुम लोग मेरे साथ रहो। जब तक चाहो मेरे घर को अपना घर समझो। काका, आपने हमें नया जीवन दे दिया। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे पगले, अपनों पर कोई एहसान नहीं किया जाता। चलो अब घर चलते हैं, राधा को भी आराम की जरूरत है। रामू काका तीनों को अपने छोटे से घर ले आए। रात को चारों ने साथ बैठकर खाना खाया। कई दिनों बाद राधा के चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू काका मटन चावल की तैयारी करने लगे। तभी गोपाल भी उठकर उनके पास आ गया। काका, आज से ठेले पर मैं भी आपके साथ चलूंगा। खाली बैठकर रोटी खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, अभी तो तू नया नया आया है, 2-4 दिन आराम कर ले। नहीं काका, मेहनत करने से ही इंसान अपने दुख भूलता है। मुझे भी आपका हाथ बटाने दीजिए। रामू काका मुस्कुरा दिए। दोनों ने मिलकर मसालेदार मटन चावल तैयार किए और ठेला लेकर रोज की तरह सड़क किनारे पहुंच गए। थोड़ी ही देर में रामू काका के पुराने ग्राहक एक एक करके ठेले पर आने लगे। देखते ही देखते ठेले के सामने अच्छी खासी भीड़ लग गई। अरे रामू काका, आज ये नया लड़का कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा इसे। तभी रामू काका मुस्कुराते हुए बोले, ये कोई पराया नहीं है बेटा, इसका नाम गोपाल है। किस्मत ने इसे बहुत दुख दिए हैं। आज से ये मेरे साथ रहेगा और ठेले पर मेरा हाथ भी बटाएगा। इसे अपना ही समझना। बहुत अच्छा किया काका, मेहनती लड़के का साथ भगवान भी देता है। चलो अब जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म मसालेदार मटन चावल लगा दो। आज तो खुशबू दूर से ही खींच लाई। गोपाल मुस्कुराते हुए प्लेटें लगाने लगा। ग्राहक बड़े चाव से मटन चावल खाने लगे। वाह काका, सच कहूँ आपके हाथ का स्वाद पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलता। और अब तो गोपाल भी साथ आ गया है। लगता है अब ये ठेला और भी आगे जाएगा। ग्राहकों की बातें सुनकर रामू काका के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन सड़क के ठीक सामने गोलगप्पे का ठेला लगाए बैठा लल्लन यह सब देखकर जल रहा था। वह कई सालों से रामू काका से जलता था। उसे हमेशा यही लगता था कि जितनी भीड़ उसके ठेले पर होनी चाहिए उतनी रामू काका के ठेले पर रहती है। लल्लन मन ही मन बोला, पहले से ये बूढ़ा ही सरदर्द बना हुआ था, अब ऊपर से ये नया लड़का भी आ गया। अगर इसे अभी नहीं रोका तो मेरा धंधा आधा रह जाएगा। लल्लन ने तुरंत अपने दोनों आदमियों बबलू और कल्लू को इशारा किया। कल्लू और बबलू, सुनो, उस बूढ़े को समझा कर आओ। प्यार से माने तो ठीक, नहीं तो थोड़ा डरा कर आना। दोनों अकड़ते हुए रामू काका के ठेले पर पहुँचे। अरे ओ बूढ़े, बहुत दिनों से देख रहे हैं तुम्हें। कल से अपना ठेला यहाँ मत लगाना। अगर दोबारा यहाँ दिखें तो अंजाम ठीक नहीं होगा। बेटा, मैं तो बरसों से यही मेहनत करके अपना पेट पाल रहा हूँ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ज्यादा सीधे मत बन, हमारी बात मान ले वरना पछताएगा। यह सब देखकर गोपाल से रहा नहीं गया। उसने वहीं खड़े खड़े ऊंची आवाज में कहा, पहले बात करने की तमीज सीखो। ये रामू काका का ठेला है, मेहनत की कमाई खाते हैं हम, किसी से भीख नहीं मांगते। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और अगर न जाए तो फिर जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से भागते हुए जाओगे। गोपाल की बेखौफ आवाज सुनकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि यह लड़का डरने वालों में से नहीं है। चल बबलू, अभी चलते हैं, मालिक को सब बताते हैं। दोनों बिना एक शब्द बोले वापस लल्लन के सामने जाकर खड़े हो गए। क्या हुआ, इतना जल्दी वापस क्यों आ गए? मालिक, वो नया लड़का बहुत तेज है, बात बात पर भिड़ने को तैयार हो जाता है, उससे संभल कर रहना पड़ेगा। यह सुनकर लल्लन दूर खड़े गोपाल को घूरने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह गोपाल और रामू काका को सबक सिखाकर ही दम लेगा। अगले दिन
हमेशा की तरह रामू काका और गोपाल सुबह सुबह उठकर स्वादिष्ट मसालेदार मटन चावल तैयार करने में जुट गए। खाना तैयार होते ही दोनों ठेला लेकर अपनी रोज वाली जगह पहुंच गए। कुछ ही देर में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी, लेकिन उस सुबह एक बात अलग थी। सुबह से ही रामू काका की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। गोपाल बेटा, आज शरीर कुछ साथ नहीं दे रहा, जरा तू ठेला संभाल ले, मैं यहीं कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए काका, आज पूरा ठेला मैं संभाल लूंगा, आप बस आराम कीजिए। गोपाल बड़े प्यार से ग्राहकों को मटन चावल परोस रहा था। हर ग्राहक उसके व्यवहार की तारीफ कर रहा था। यह सब देखकर सामने बैठा लल्लन गुस्से से तिलमिला उठा। कुछ देर बाद वह खुद गोपाल के ठेले पर आ पहुंचा और गुस्से से बोला, ओ लड़के, अभी भी वक्त है, इस बूढ़े का साथ छोड़ दे, नहीं तो बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। तभी गोपाल गुस्से से बोला, सुन लल्लन, दौलत और लालच से इंसान खरीदे जा सकते हैं, लेकिन वफादारी नहीं। जिसने मुसीबत में मेरा साथ दिया, उसका साथ मैं आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगा। तू अभी मेरी ताकत से अनजान है, वरना ऐसी बातें करने की हिम्मत कभी ना करता। सुन लल्लन, मेहनत की ताकत के आगे दौलत का घमंड ज्यादा देर नहीं टिकता। दोनों की बातें सुनकर आसपास खड़े लोग भी इकट्ठा हो गए। भाई, लल्लन से ज्यादा बहस मत करो, ये आदमी सीधी बात नहीं समझता। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन गलत बात के सामने झुकना भी नहीं जानता। ठीक है लड़के, अब देखना तुम्हारा ये ठेला कितने दिन चलता है। इतना कहकर लल्लन वहाँ से चला गया, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उसके दिमाग में कोई नई साजिश चल रही है। 2 दिन बाद बाजार में पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। रामू काका और गोपाल दोनों ग्राहकों को खाना परोसने में व्यस्त थे। इसी बीच लल्लन ने अपने एक आदमी को साधारण ग्राहक बनाकर उनके ठेले पर भेज दिया। वह आदमी चुपचाप भीड़ का फायदा उठाते हुए मटन की कढ़ाई के पास पहुंचा। उसने जेब से एक छोटा सा पाउच निकाला और उसमें मौजूद हानिकारक पाउडर मटन में मिलाने ही वाला था कि तभी सड़क किनारे बैठा एक गरीब बुजुर्ग यह सब देख रहा था। यही वही बुजुर्ग था जिसे कुछ दिन पहले गोपाल ने बिना पैसे लिए भरपेट मटन चावल खिलाए थे। बुजुर्ग घबराकर तेजी से ठेले की तरफ दौड़ा और डरते हुए बोला, रुको बेटा, रुको, उस बर्तन को हाथ मत लगाना। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस आदमी ने मटन में कुछ मिलाने की कोशिश की है। बुजुर्ग की तेज आवाज सुनते ही पूरा बाजार सन्न रह गया। गोपाल ने तुरंत उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। अब हर किसी की नजर उसी पर टिकी हुई थी। सच सच बता, तू कौन है और मेरे मटन के कढ़ाई में क्या मिलाने की कोशिश कर रहा था? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तूने जेब से पाउच निकाला और मटन में मिलाने की कोशिश की। अगर मैं समय पर नहीं देखता तो न जाने कितने लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। इतने में बाजार के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने उस आदमी की जेब की तलाशी ली। जेब से वही पाउडर का पाउच निकल आया। अब तो सबूत भी मिल गया, सच बता, तुझे किसने भेजा है? खुद को चारों तरफ से घिरा देखकर उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे लल्लन ने भेजा था। उसी ने कहा था कि मटन में ये पाउडर मिला दो, लोग बीमार पड़ेंगे तो बदनामी रामू काका की होगी और उनका ठेला बंद हो जाएगा। यह सुनते ही पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। सभी लोग गुस्से से लल्लन के ठेले की तरफ दौड़ पड़े। लल्लन मेहनत से मुकाबला नहीं कर पाया, इसलिए इतनी घटिया हरकत पर उतर आया। लल्लन घबराते हुए बोला, नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझ पर यकीन करो, ये सब नाटक कर रहा है। इसकी एक भी बात पर भरोसा मत करना। गांव वाले लल्लन को पकड़कर सीधे मुखिया जी के पास ले गए। मुखिया जी ने एक एक व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी। फिर उस आदमी ने भी सबके सामने सच कबूल कर लिया कि यह सब लल्लन के कहने पर हुआ था। लल्लन, तूने सिर्फ रामू काका को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरे गांव के लोगों की जान से भी खिलवाड़ किया है। ऐसे बेईमान आदमी को इस गांव में ईमानदारी से व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं है। आज से लल्लन, तेरा गोलगप्पे का ठेला बंद रहेगा। मुखिया जी का फैसला सुनते ही लल्लन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए रामू काका और गोपाल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। रामू काका, गोपाल, मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझसे बहुत बड़ी गलती करवा दी। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। बेटा, गलती मान लेना अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दिन बीतते गए। गोपाल पूरी लगन और ईमानदारी से रामू काका के साथ काम करता रहा। धीरे धीरे मसालेदार मटन चावल का ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अच्छी कमाई होने लगी।
एक शाम रामू काका ने गोपाल के हाथ में पैसों की एक पोटली रखते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा, इसमें तेरी मेहनत की कमाई है। अब वक्त आ गया है कि तू सूरजपुर जाकर मुरारी सेठ का कर्ज चुका दे और अपना घर वापस ले आए। अगले ही दिन गोपाल सूरजपुर पहुंचा। मुरारी सेठ के सामने उसने पूरे 50,000 रुपए रख दिए। सेठ जी, ये रहे आपके पूरे 50,000 रुपए। अब हमारा घर हमें वापस लौटा दीजिए। मुरारी सेठ ने पैसे गिने, फिर घर की चाबी गोपाल के हाथ में रख दी। गोपाल, राधा और गुड़िया एक बार फिर अपने घर लौट आए, लेकिन उसने रामू काका का साथ कभी नहीं छोड़ा। वह रोज चंदनपुर जाकर उनके साथ ठेले पर काम करता और उन्हें अपने पिता की तरह सम्मान देता। रामू काका की सूनी जिंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आई थी और गोपाल के परिवार को भी एक अपना मिल गया था।